Hi, mindset. Mindset is everything. Once you believe you can achieve something, you most likely will. Today is 14th of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। डॉक्टर विंड बोलते हैं हर्मटन को, लोकल विंड है ये। प्रेसिपिटेशन ज्योग्राफी का वो टर्म है जो बताता है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन एयर इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर आइस। मैकेंजी रिवर सिस्टम लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है कनाडा का। सेस्मोलॉजी बोलते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को। कांटो प्लेन है जापान में। कोरियोलिस फोर्स होता है बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, डायरेक्शन ऑफ विंड इससे इम्पैक्ट होती है। आज के सवाल है विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत अबॉलिश्ड द इक्ताज सिस्टम। What can be the maximum number of members in a legislative assembly of a state in India? विधान सभा के मैक्सिमम नंबर स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? That the homeland of who proposed that the homeland of the Aryans was Arctic region? ये किसने propound किया था थ्योरी? Shirui National Park is located in which state? On the bank of which river Mahavira attained Kaivalya? What is the correct meaning of the word MoneyGramam जो यूज होता था मेडिवल इंडिया में? ये सवाल है आज की वोकेबलरी है फर्बिश। फर्बिश मतलब गिव अ फ्रेश लुक टू समथिंग ओल्ड और शैबी को फिर से चमकाना, चमक लाना। जैसे कई बार मोबाइल्स भी रीफर्बिश्ड मिलते हैं ना, दिस इज दैट फर्बिश। प्रीसेप्ट का मतलब होता है नियम, अ जनरल रूल इंटेंडेड टू रेगुलेट बिहेवियर और थॉट, नियम। लेथार्जी मतलब सुस्ती है, लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। स्टडीज में लेथार्जी नहीं होनी चाहिए, स्टडी फुल थ्रॉटल। ऑप्युलेंट का मतलब है धनी, ऑस्टेंशियसली रिच और लग्जरी और लैविश है। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है जिसको व्यक्त नहीं कर पा रहे, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑब्सक्योर है वो। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक से आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम जजमेंट रिगार्डिंग पेगासस केस। इसको फिर से रिविजिट करेंगे। व्हाट इज दिस पेगासस केस? इंडिया एंड यूएसए टू टाई अप ऑन ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है और हर किसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। विल ऑल्सो प्रिपेयर वन नोट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। इन्फ्लेशन नंबर डिप हुए हैं, हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन। सेंटर शुड डायरेक्ट स्टेट्स टू यूज बायो डिकम्पोजर, ये बजवर्ड है बायो डिकम्पोजर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टब्बल बर्निंग, बिकॉज ठंड आ रही है, ठंड आते ही दिल्ली गैस चैम्बर बन जाएगा। गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 50,000 एड फॉर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दिस इज एक्सीलेंट। जम्बूज दशहरा फेस्टिवल मैसूरू, टॉकिंग अमिड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे बात है यूएसए और चाइना, ये दोनों पावरफुल कंट्रीज हैं। इन दोनों के जो रिलेशंस हैं वो वर्ल्ड को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। दिस इज गार्बेज बिन, द फर्स्ट टाइम यूएस ओपन, रिटर्निंग टू स्कूल 17 मंथ्स लेटर। स्कूल्स ओपन है, टीचर्स स्टूडेंट्स सबके लिए डिफिकल्टी है। Huge turnout at policeman's funeral. This is Jammu and Kashmir और armed forces. Government services को deliver करने के लिए क्या क्या challenges face करने पड़ते हैं, we'll have a talk. This is braving all odds for a track to Siachen glaciers. Center industry क्रिटिकल है, दोनों के बीच का ट्रस्ट ड्यूरिंग पैंडमिक। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जेट वापस रिज्यूम कर रहा है अपनी फ्लाइट्स। तालिबान ब्रेकिंग प्रोमिसेस नथिंग न्यू, यूएन ऑफिशियल ने कहा क्लाइमेट चेंज कुड कॉज दीज मैनी पीपल टू माइग्रेट, वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है। इसराइली अभी रोबोट आर्म फोर्सेस बना रहे हैं और आज है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, विल हैव अ टॉक, विश्व हिंदी दिवस। देन जयशंकर साहब का विजिट है, फ्लैटनिंग द हिल है। ये पूरी लिस्ट है टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में इंडियन मेडलिस्ट, शंघाई ग्रुप एंड दिस इज ई स्कूटर्स। आज हम कॉन्सेप्ट में समझते हैं वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्केनोज क्या है। दिस इज सीसेट सॉल्यूशंस एंड सर्टेन क्वेश्चंस. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See,
ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने पास किया इंटरिम ऑर्डर पेगासस केस में। पेगासस केस क्या है? सर्वेलांस का केस है। सर्वेलांस किसके थ्रू हो रहा है? व्हाट्सएप के थ्रू हो रहा है। कौन सी कंपनी कर रही है? इजराइल की कंपनी है जिसका नाम है एनएसओ। एनएसओ ने एक सॉफ्टवेयर बनाया सर्वेलांस के लिए। इस सॉफ्टवेयर की कीमत करोड़ों में होती है। गवर्नमेंट को ही ये डिलीवर किया जाता है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड को। और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो किसी के भी व्हाट्सएप को हैक कर सकते हैं। Pegasus is a spyware that infects devices and spies on the victim by transferring data to a master server in an unauthorized manner. तो ये गवर्नमेंट्स का एक टूल भी बनता जा रहा है सर्वेलेंस करने का, सर्वेलेंस इन द बिहाफ ऑफ दिस सिक्योरिटी। बट अगर सर्वेलेंस हो रहा है, लोगों की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है और वो बैक्ड बाय लेजिस्लेशन नहीं है, तो उसका यूज़ कम, मिसयूज़ ज़्यादा होता है। इस बात पे ये पूरा डिबेट है। तो पेगासस स्पाईवेयर क्या कर सकता है? एसएमएस, व्हाट्सएप, आई मैसेज, इन सब की जो भी वल्नरेबिलिटी ऐप्स की है, उस वल्नरेबिलिटी को यूटिलाइज करके आपके फ़ोन को हैक कर लेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पीपल जिनको पेगासस ने टारगेट किया, जैसे अरब रॉयल फैमिली, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, 50,000 नंबर्स हैक हुए। तो ये आपका एसएमएस, ईमेल, फोटोज, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, व्हाट्सएप, कैलेंडर, कैमरा, जीपीएस डेटा, माइक्रोफोन, हर चीज़ को ये हैक कर सकता है। आपका जो डेटा है वो ये स्टील कर सकता है। वैसे हम इंडियंस इन सब डेटा का इतना वैल्यू रखते नहीं है। कोई भी चीज़ हमें फ्री एप्लीकेशन वगैरह मिलता है, हम उसको ये पूरा एक्सेस दे देते हैं कि वो हमारा फ़ोटोज़ भी देख सकता है, एसएमएस भी पढ़ सकता है, ईमेल्स भी देख सकता है, विच इज़ रॉन्ग। वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस प्राइवेसी। आई कीप ऑन टेलिंग यू, आपने अपने मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर रखे हैं, उन सारे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की परमिशन पे जाइए और देखिए आपने इस ऐप को अपने एसएमएस पढ़ने की परमिशन क्यों दी है? इज़ इट रिक्वायर्ड? वो ऐप आपके मोबाइल में जितने भी फ़ोटोज़ हैं वो सारे फ़ोटोज़ रीड कर रहा है। व्हाई इज़ दैट रिक्वायर्ड? वो आपका जीपीएस, कॉल्स, कैमरा, माइक्रोफोन, हर चीज़ एक्सेस कर रहा है। तो दिस इज़ अगेंस्ट योर प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी की बात है, और इंडिया कोई पुलिस स्टेट तो है नहीं। इंडिया में जो सर्वेलेंस हो रहा है, स्टेट बैंक सर्वेलेंस हो रहा है, अगर ये लॉज के विद इन नहीं है तो दिस इज रॉन्ग। ये ऑब्जर्वेशंस है कोर्ट के। सो तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल है, इन्होंने कहा, आई एम नॉट अवर्स टू एन इंक्वायरी, द गवर्नमेंट टेक्स इंडिविजुअल्स प्ली ऑफ वायलेशन ऑफ देयर प्राइवेसी सीरियसली। अब ये सरकार के वकील हैं तो बोलेंगे इट हैज़ टू बी गॉन इन टू, इट मस्ट बी गॉन इन टू। इट्स द फीलिंग ऑफ द गवर्नमेंट दैट सच एन इशू कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन एफिडेविट, बिकॉज सरकार को जवाब फाइल करना था कि इस पूरे पेगासस केस का बैक स्टोरी क्या है, क्या ये यूज़ हुआ या नहीं हुआ, और गवर्नमेंट एफिडेविट पे उसे लिख के दे नहीं रही है। इट हैज़ टू बी गॉन थ्रू बाय अ कॉमिटी, इट कंसर्न्स नेशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ बात आ जाती है नेशनल सिक्योरिटी की। अब जज साहब बोलते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैटर्स कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी। ऑल राइट, नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, बट नेशनल सिक्योरिटी के बिहाफ में हम स्टेट लेड सर्विलेंस नहीं होने दे सकते। इंडिया इज नॉट अ पुलिस स्टेट। Our only concern in the face of allegations made by petitioner about use of some software against citizens is knowing whether any government agency has used any method of interception other than in accordance with law. तो जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी बस ये देखती है कि जो भी काम हुआ वो विद इन लॉ हुआ या नहीं हुआ। तो सर्वेलेंस हुआ तो वो विद इन लॉ हुआ तो नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो वो सर्वेलेंस रॉन्ग है। तो जुडिशरी ने भी अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शन क्लियर कर दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी के बिहाफ में, when it comes to national security, surveillance is possible, but this should be followed by the law. इसके लिए एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए, पार्लियामेंट अप्रूवल होना चाहिए, तभी वो चीज़ हो पाएगी। अदरवाइज इट इज़ एग्जीक्यूटिव्स ओवर रीच। ओके, तो ये पेगासस केस है, इसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट ओपन कर दिया है कि क्यों ज़रूरी है हम सर्वेलेंस को, प्राइवेसी को इम्पॉर्टेंट माने, इसके मायने समझे हम। देन दिस इज दिस केस। जो सेकंड न्यूज़ है, ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर है मिस्टर भूपेंद्र यादव जी, और यूएस स्पेशल एनवॉय है जॉन कैरी। न्यू दिल्ली में अभी इनका मीटिंग हुआ और फोकस है ग्रीन एनर्जी में। आईपीसीसी रिपोर्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्रीन एनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
हम जो फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं वो बड़ा पॉल्यूटिंग होता है। पॉल्यूटिंग इन द सेंस वो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ करता है। ग्रीन हाउस गैसेस के लिए भी कार्बन और इन सब के लिए किगाली अग्रीमेंट भी है और मॉन्ट्रियल अग्रीमेंट है सीएफसीज के लिए। ओजोन किगाली है दिस ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो वी नीड टू कट दिस एमिशन, वी नीड टू गो ग्रीन। फॉसिल फ्यूल्स का ऑल्टरनेटिव निकालना ज़रूरी है। तो यूनाइटेड स्टेट्स कोलैबोरेट करेगा इंडिया से। इंडिया का टारगेट है 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ये बड़ा एम्बिशियस टारगेट है। इसके लिए खूब सारा पैसा चाहिए, खूब सारी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो यूएसए का कोलैबोरेशन ज़रूरी है इंडिया का ट्रांजिशन ताकि हो पाए क्लीन एनर्जी में। सो मिस्टर कैरी का जो विजिट है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर साहब अभी यूएस जाएंगे और COP26 की कॉन्फ्रेंस ग्लासगो में भी करेंगे। तो उसका ये बैकग्राउंड रेडी करेगी ये मीटिंग जो अभी हो रही है। रिजाइलियंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा फोकस है और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं। तो यहाँ कहा गया कि इंडिया सीज कर सकता है क्लीन एनर्जी का अपॉर्चुनिटी। इंडिया बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लार्जेस्ट मार्केट बन सकता है बैटरीज का, सोलर पैनल का। क्लीन एनर्जी को अगर हम फॉलो करेंगे तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी होगी, जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स भी डेवलप होंगे। तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हमें पता है, कुछ ही दिन पहले पढ़ा है हमने। पेरिस अग्रीमेंट के थ्रू हमने बताया कि हम खुद से इतना एमिशन कट करेंगे, ग्रीन एनर्जी लाएंगे। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, सो दिस इज इन लाइन। अब हम क्विकली देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। जैसे हाइड्रो, विंड, सोलर, बायोमास, जियोथर्मल, ओशियन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रो पावर क्या होता है? हाइड्रो पावर में हम यूज करते हैं ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, जब पानी ऊपर फोर्स से नीचे गिरता है तो टरबाइन को घुमाता है और उससे बनती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू अ हाइड्रोलिक टरबाइन, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रो पावर। विंड एनर्जी में क्या होगा? विंड की एनर्जी इन ब्लेड्स को घुमाएगी विंड टरबाइन को और उस मोशन से जनरेट होगी दिस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज करते हैं हम, सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं और इससे सन की जो हीट एनर्जी है सोलर पैनल्स उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। बायोमास क्या होता है? बायोमास से हम जैसे वुड हुआ या डंग एट्सेट्रा, जो बायोमास वगैरह है प्लांट एंड एनिमल रिमेन का, उसके डिकम्पोजिशन से हम एनर्जी जनरेट करेंगे। जियोथर्मल क्या होता है? अर्थ का जो कोर है इसमें बहुत टेम्परेचर हाई है, धीरे धीरे सरफेस पे आते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। तो ये जो अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है अर्थ के इनसाइड, इंटीरियर और बाहर, इससे जियोथर्मल एनर्जी आती है। हीट एनर्जी जो ट्रैप्ड है अर्थ के अंदर, प्रीमोर्डियल हीट, उसको हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में बाय स्टीम टरबाइन। ओशन एनर्जी क्या होती है? वेव्स होती है, टाइड्स होती है, इसके फ्लो से हम टरबाइन को घुमाते हैं और एनर्जी जनरेट हो जाती है। हाइड्रोजन भी कुछ दिन पहले हमने ग्रीन हाइड्रोजन देखा था। हाइड्रोजन में भी ह्यूज पोटेंशियल है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल तैयार करने की बात है। तो हाइड्रो, विंड, सोलर, बायो, जियोथर्मल, ओशन और हाइड्रोजन, ये 7 क्या हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। बट सब में कुछ ना कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे सोलर मतलब सन इनफाइनाइट है। सोलर एनर्जी अगर हम ट्रैप कर लेना तो हमें किसी दूसरे सोर्स की तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा, इसमें इतना इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। बट सोलर पैनल एक्सपेंसिव होते हैं, इनका डिस्पोजल कॉस्टली है, मैन्युफैक्चरिंग पॉल्यूटिंग है केमिकली। तो ये डिसएडवांटेज हो गए। जगह बहुत लगती है इसमें, वेस्टेज ऑफ स्पेस होता है। विंड एनर्जी में रैपिड ग्रोथ, लो ऑपरेशन है, पर इसमें एनवायरमेंटल इशू है, नॉइज प्रॉब्लम है, बर्ड्स हिट हो जाती है और कंसिस्टेंट भी नहीं है। जियोथर्मल में पोटेंशियल इनफाइनाइट है, बट हर जगह हम जियोथर्मल नहीं लगा सकते, वोल्केनिक एक्टिविटी होना ज़रूरी है। बायोमास में कार्बन न्यूट्रल, कॉस्ट इफेक्टिव है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव है और स्पेस और टाइम चाहिए होता है। हाइड्रो में रिलायबल और फ्लेक्सिबल है बट एक्सपेंसिव। जब बांध बनाते हैं तो डूब में कितना एरिया आता है, रिजर्वॉयर वगैरह, तो दिस इज नॉट राइट। टाइडल में प्रिडिक्टेबल है, लॉन्ग लाइफ स्पैन है, बट एनवायरमेंटल इश्यूज है, एक्सपेंसिव है। जो समुद्र का पानी खारा होता है उससे टरबाइन वगैरह डैमेज भी बहुत होता है, रिपेयर, वियर एंड टीयर। वेव एनर्जी में भी सेम एनवायरमेंटल इश्यूज और एक्सपेंसिव है, और ये हर जगह नहीं बन सकती, लिमिटेड एरिया में ही पॉसिबल है। तो एनर्जी जो है ना उसमें चैलेंजेस हैं।
चैलेंजेस हैं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, prepare a note on the renewable energy generation capacity of India, डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज एंड अंडरलाइंग चैलेंजेस. तो इंडिया की सबसे पहले तो आप बताओ रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, इंडिया के क्या कमिटमेंट्स हैं, क्या कैपेसिटी है. जैसे इंडिया में सोलर में कितनी अच्छी कैपेसिटी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. विंड कितनी अच्छी है हमारे यहाँ, ये पूरा दिस कोस्टल एरिया है. जियोथर्मल हिमालयाज वगैरह है. बायोमास इतने कैटल्स वगैरह है. हाइड्रो डैम्स हैं, टाइडल वेव, हमारे पास ह्यूज पोटेंशियल है. तो डिस्कस दिस पोटेंशियल. अपॉर्चुनिटीज भी बताइए और चैलेंजेस भी बताइए. अब इस सवाल को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है. आपका एक टेम्पलेट तैयार हो जाएगा और ये बड़ा हाई यील्डिंग टेम्पलेट होगा. देखो, जब हम खुद से ऐसे लिखते हैं ना तो रिटेंशन ज़्यादा होता है, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है. दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. अगर आप रेगुलर हो ना तो आप पिछले महीने का अपना ही आंसर कॉपी उठा के देखो, जो लास्ट मंथ आपने आंसर लिखा था. आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए, एट्सेट्रा. एंड यू विल फील सो हैप्पी कि आपने इतना सारा एफर्ट्स यहाँ पे डाला है इस आंसर को प्रिपेयर करने के लिए. कॉन्फिडेंस बहुत अप होता है. So do this exercise. This is a tried and tested method. Have faith in this process. Okay. Write down this answer. Inflation dips marginally to 5.3% in August. अब ये एक और संकट है. संकट तो नहीं है, इन्फ्लेशन कम हुआ बट मार्जिनली हुआ, ये संकट है. इन्फ्लेशन कम होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज आरबीआई की पॉलिसी, आरबीआई कैच 22 सिचुएशन में, इकोनॉमी डेवलप करे या इन्फ्लेशन को कम करे. तो मार्जिनली हुआ, इट्स गुड. रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा सा कूल डाउन हुआ, 5.3 पे आ गया, 5.6 इन जुलाई था, तो दिस इज गुड. फूड प्राइस इन्फ्लेशन कम हुआ है. अब जो फूड है और फ्यूल है ये बड़े वोलाटाइल होता है. तो हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब सीपीआई में ये बास्केट काउंट होती है, फूड और फ्यूल, और ये बहुत तेजी से बढ़ी है. ये बहुत फ्लक्चुएट करती है, वेरिएबल होती है. तो आरबीआई तो वैसे तो ऐसे ही टारगेट करता है हेडलाइन इन्फ्लेशन सीपीआई, बट कोर इन्फ्लेशन का भी अपना महत्व है. कोर इन्फ्लेशन में हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड माइनस फ्यूल होता है. फूड और फ्यूल को हटा दो तो कोर इन्फ्लेशन आता है, और अगर ऐड कर दो तो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, सीपीआई हेडलाइन. आरबीआई टारगेट करता है सीपीआई को, दिस हेडलाइन इन्फ्लेशन. ओके, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. ये नेक्स्ट है. यहाँ बात है बायोडिकम्पोजर का. सेंटर शुड डायरेक्ट स्टेट टू यूज बायोडिकम्पोजर. इसकी ज़रूरत क्या है, जैसे फसल काटी अभी, ये ठूंठ बच गए, इन ठूंठ को क्विकली हम कैसे रिमूव करें. किसान को सबसे बेस्ट तरीका ये लगता है, आग लगा दो. आग लगाते ही ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, थोड़ा बहुत सॉइल फर्टिलिटी भी बेटर होगा. बट वॉट अबाउट पॉल्यूशन, और वो सारा पॉल्यूशन विंड ऐसे बहती है कि सब आ जाता है दिल्ली में. तो इस स्टबल बर्निंग को रोकना ज़रूरी है. लास्ट ईयर हमने पूसा का देखा था, दिल्ली का है ये, इंस्टीट्यूट बायोडिकम्पोजर. तो ये क्या है, कुछ टैबलेट्स हैं, केमिकल्स मिलाओ उसको, ऐसे यहाँ पे खेत पे जैसे ये स्प्रे कर रहे हैं किसान, ऐसे उसको स्प्रे कर दो. स्प्रे करते ही ये जो ठूट है ये अपने आप ही 15 दिन में डिजोल्व हो जाते हैं. एक्सेलेंट, काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और इससे जो सॉइल है उसका कार्बन, नाइट्रोजन, बैक्टीरियल, फंगल कंटेंट, ये जो है इसमें भी बायोडिकम्पोजर हेल्प करेगा. मैन्योर बन जाएगा ये सॉइल के लिए. तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन. दिल्लीज चीफ मिनिस्टर इज बैटिंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी कि बायोडिकम्पोजर हमें प्रमोट करना चाहिए. दिस कुड बी अ पोटेंशियल सॉल्यूशन फॉर दिस स्टबल मेनेस. बट इसके भी अभी बैकिंग और डेटा इनसफिशिएंट है, जो ये बात भी यहाँ पे लिखा है. ये है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब हार्वेस्टिंग का फिर मतलब क्या होता है, खेती करना. खेती किसकी करेंगे, रेन वाटर की. तो रेन वाटर मतलब बारिश का पानी आया, इस बारिश के पानी को आपने यहाँ पे छतों पे गिरता है इस टाइप से, फिर ये वेस्ट हो जाता है. अगर हम इसको कलेक्ट कर लें, इसको डाइवर्ट कर दें किसी रिचार्ज फैसिलिटी में या स्टोरेज टैंक में कर लें, तो हमने रेन, बारिश के पानी की हार्वेस्टिंग कर ली, खेती कर ली. तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. जो हमारी वाटर के इश्यूज हैं, वाटर शॉर्टेज के, स्कार्सिटी के, वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज रेन वाटर वैसे ही बहुत प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है. तो गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी दे रही है, जो भी अपने घर में रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगाएगा, रिबेट भी मिलेगा वाटर बिल में. एक्सीलेंट. जैसे ईवीज में भी बड़ी सब्सिडी मिल रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में. ये फुल्ली लोडेड है.
लैंडफिल, लैंडफिल क्या होता है? ये गार्बेज के पहाड़ बने हुए हैं दिल्ली में। लैंडफिल, पूरे दिल्ली का कचरा आके यहाँ पे डंप होता है और ये लैंडफिल है। तो इसको भी क्लियर करना ज़रूरी है। अक्सर यहाँ फायर हो जाता है, पॉल्यूशन होता है, दिस इज़ रिक्वायर्ड। ये डेंगू के केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं। जंबो है मैसूरू फॉर दशहरा फेस्टिवल, एलिफेंट डियर एनिमल। तो यहाँ पर दशहरा फेस्टिवल में, दशहरा फेस्टिवल पर दशहरा फेस्टिवल में यहाँ गज दिन सेलिब्रेट होगा टेम्पल्स में। टेम्पल्स में एलिफेंट का बहुत सिग्निफिकेंस है, टेम्पल्स। देन दिस इज अबाउट कोविड वैक्सीनेशन, होमलेस को भी करें। ये है टॉकिंग अमिड कॉन्फ्लिक्ट, फर्स्ट एडिटोरियल है। दिस एडिटोरियल इज अबाउट टू सुपर पावर्स, काइंड ऑफ सुपर पावर, चाइना एंड द यूएसए। टॉकिंग अमिड कॉन्फ्लिक्ट, सी, जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया, इससे पहले जब वर्ल्ड वॉर, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुआ 2001 से, यूएसए की ब्लाइंड आई हो गई चाइना पे। यूएसए का पूरा फोकस हो गया है यहाँ पर। 10-15 साल में चाइना का मीटियोरिक राइज हुआ है, बहुत रैपिडली चाइना ने राइज किया है पिछले 15 साल में। और अब चाइना चैलेंज करने लग गया यूएसए को। तो यूएसए का ध्यान आया कि चाइना अब इतना पावरफुल बन गया, ये नेग्लेक्ट किया चाइना के राइज को, काउंटर नहीं किया। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आते आते हॉस्टिलिटीज बढ़ने लग गई चाइना और यूएसए में, ट्रेड वॉर हुआ। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये कंटिन्यू हो रहा है, दिस टेंशंस एंड हॉस्टिलिटी। तो चाइना एंड यूएसए मस्ट एंगेज ईच अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट्स ऑन ऑल इश्यूज। और इससे क्या होता है, जब ये दोनों लड़ते हैं ना, तो बहुत सारी इसकी पेरिफेरल डैमेजेस भी होता है। डेवलपिंग कंट्रीज एंड ऑल पे फॉर दैट प्राइस, पे फॉर देयर वॉर। जैसे इंडिया को भी इन दोनों की ट्रेड वॉर से नुकसान हुआ। तो पॉइंट इज, इन दोनों को रेस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। तो बाइडेन का जो स्टेटमेंट आया, टू एंश्योर कॉम्पिटिशन डज नॉट वीर इनटू कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन इज गुड बट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मिस्टर शी अग्री किए और बोले गेट द रिलेशनशिप राइट, but underlined the repeated Chinese view that the troubles were due to the US policy on China। तो चाइना ये भी क्लियर कर रहा है, जैसे अभी यहाँ पे कुछ डायलॉग्स भी हुए थे, मिनिस्टरियल डायलॉग्स भी हुए थे, चाइना का क्लियरली वहाँ पे अप था, वहाँ पे चाइना ने बेटर डिलीवर किया डिप्लोमेटिकली और यूएसए बैकफुट पे नजर आया था। तो चाइना फिर यही बोल रहा है ड्यू टू द यूएस पॉलिसी ऑन चाइना, मतलब प्रॉब्लम यूएस पॉलिसी में है, दैट इज वाई चाइना और यूएसए में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे हो रहा है? जैसे ह्यूमन राइट्स है शिनजियांग प्रोविंस में, बट चाइना ने इसको ऐसे टैक्टफुली डील किया है, मॉनेटरी पावर, मसल पावर, कि कोई भी इस इशू को उठाता नहीं है। हांगकांग, हांगकांग अगेन चाइना की ग्रिप में है, नोबडी डेयर्स की हांगकांग के बारे में कुछ इनके फेवर में कुछ बात करे। सेम इज विद ताइवान, साउथ चाइना सी के एक्शंस जो बुली करता है छोटे छोटे कंट्रीज को। अभी इंडिया के साथ भी उसने फाइट करने की कोशिश किया, बट इंडिया इज इंडिया। तो द पॉइंट इज, यहाँ पर भी अभी स्टेलमेट पोजीशन हो गई है। चाइना ने सोचा था जैसे साउथ चाइना सी में छोटे कंट्रीज और इनको डरा रहा है, वैसे इंडिया के साथ भी करेगा, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ, बट हॉस्टिलिटीज हुई वहाँ पे भी। तो ये जो एटीट्यूड्स है, टैक्टिक्स है, इसमें भी वर्ल्ड को अटेंशन देना चाहिए। सेम इज विद ओरिजिन ऑफ कोविड-19। इस कोविड-19 के वायरस ने पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब किया है, तो इसके ओरिजिन की जांच होनी चाहिए। एंड इफ चाइना इज रेस्पॉन्सिबल, चाइना शुड बी मेड टू पे फॉर द डैमेजेस। ट्रेड डिस्ट्रस्ट और वीजा रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और ये चाइनीज कंपनी है। चाइना की जो पॉलिसी होती है, ओआरएफ का एक बड़ा अच्छा डिटेल में आर्टिकल आया था कि चाइना टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहा है वर्ल्ड डोमिनेंस में। चाइना की ये जो कंपनीज हैं, चाइनीज कंपनीज हैं, इनको स्टेट की बड़ी बैकिंग मिलती है, और ऐसे क्लॉज भी हैं वहाँ पे कि अगर स्टेट नेशनल सिक्योरिटी की कुछ बात है, तो इन चाइनीज कंपनी को ऑब्लाइज करना पड़ेगा गवर्नमेंट की डिमांड्स को। तो उससे तो फिर जो यूजर्स हैं उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। इस बात पे स्नूपिंग जैसे चार्जेस भी लगे थे हुवावे और इन सब पे। सो द पॉइंट इज कि डिस्ट्रस्ट इतना ज़्यादा है। द पॉइंट इज कि यहाँ जो सॉल्यूशन है वो नियर फ्यूचर में तो मिलेगा नहीं, बट दैट डजंट मीन कि एंगेजमेंट ही बंद हो जाए। दे शुड एंगेज विदाउट एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट्स ऑन ऑल इश्यूज। सो दिस इज देयर। अभी ये अगेन बहुत रैपिडली डेवलप हो रहा है ये टॉपिक चाइना और यूएसए का। लेटेस्ट सी इसमें अब आगे क्या डेवलपमेंट होता है। The first time the US Open saw new champions, Djokovic failed to keep his date with history. Djokovic पहले
टोक्यो ओलंपिक्स में हार गया, देन अभी यूएस ओपन में भी हार गया। तो जो सोचा था कि मतलब 4 के 4 ग्रैंड स्लैम्स होंगे और ओलंपिक मेडल भी होगा, वो अब नहीं पूरा होता दिख रहा है, पूरा नहीं हुआ। तो जोकोविक trying to become the first man since Rod Laver in 1969 to win all 4 majors of the year and securing a record 21st Grand Slam। अभी सब टाई है, 20 नडाल, फेडरर और जोकोविक। तो जोकोविक का 21st अभी नहीं हुआ, बट द गुड थिंग इज नए चैंपियंस आए, नए नए लोगों को भी चांस मिला, इट्स गुड। ग्रोइंग एविडेंस दैट द नेक्स्ट जनरेशन इज रेडी टू कंटेंट। मेदवेदेव ने जैसा खेला, एक्सीलेंट गेम दिखाया, डिस्प्ले ऑफ पावर, क्रिएटिविटी टू सिक्योर हिज मेडन मेजर ट्रॉफी इन हिज थर्ड फाइनल। इससे पहले पहले भी मेदवेदेव अभी फाइनल पहुंचा था बट जीत नहीं पाया, बट उसने गिव अप नहीं किया, कीप ट्राइंग, और देखो वो जीत गया। सो दिस इज ऑल्सो वन लेसन। जो स्पोर्ट्स है ना, ये लाइफ के बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स बताता है और ये लेसन्स सीखना ज़रूरी है। इसी से रिलेटेड है हमारा स्कूल का आर्टिकल। रिटर्निंग टू स्कूल 17 मंथ्स लेटर। सी, किताबें पढ़ना इज नॉट अ बिग डील, सेल्फ स्टडी भी हो जाता है, बट इंटरनेट के थ्रू भी स्टडी हो जाता है, बट जो वो स्कूल का माहौल होता है ना, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। स्कूल में जाते हो, फ्रेंड्स होते हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तो वो जो ओवरऑल लर्निंग होती है ना, ऑनलाइन एजुकेशन इज नो सब्सटीट्यूट ऑफ दैट लर्निंग। तो स्कूल्स ओपन हुए 17 महीने बाद, अब हमें ये नहीं कि जहाँ छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करें, अभी हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि ये 17 महीने में जो लर्निंग आउटकम डिफीट हुआ है उसको कंपनसेट कर पाए हम। पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, वेयर वी लेफ्ट इट अप्रोच से कोई फायदा नहीं होगा आज की डेट में स्कूल एजुकेशन में। टीच आउटसाइड सिलेबस, लाइफ लेसन्स भी बहुत नेसेसरी होते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाना। अदरवाइज ऐसे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स केसेस हर साल आते हैं कि पढ़ने में तो चैंपियन है बट लाइफ में वो फेल हो जाते हैं। तो वी नीड टू टीच देम लाइफ लेसन्स एज वेल। Though in a minority, there are other teachers who realize that education is more than about completing the syllabus. Understand this line: education is more than about completing the syllabus, it is to prepare children to face examination. Children to face examination से भी ज़्यादा है complete syllabus, examination, no, education इससे भी एक बड़ी चीज़ है। इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं स्टूडेंट्स की, एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट। तो वेलबींग और यहाँ पर भी कंफर्ट देना टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक डायरेक्शन दे, गाइडेंस दे कि देखो ऐसे ऐसे करना है, दीज आर द थ्रेट्स, यू हैव टू बी केयरफुल। और जो इंटरनेट का एज है, इसमें थ्रेट्स तो मल्टीफोल्ड बढ़ गए, तो टीचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम लाइफ लेसन्स भी स्टूडेंट को दे, सो दैट दे कुड चैनलाइज देयर, फोकस देयर एनर्जी इन राइट डायरेक्शन। तो टीचर्स का रोल यहाँ पे काफ़ी दिस बढ़ने वाला है। और पेडागॉगी, डिसीजन मेकिंग, पेरेंट्स, एवरीबडी एवरीबडी नीड टू चिप इन सो दैट हम एजुकेशन लर्निंग आउटकम्स जो लॉस हुए हैं उसको कंपनसेट करें। दिस इज द टाइम नाउ। कोविड-19 और लॉन्ग कोविड और इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी डैमेज किया है साइकोलॉजिकली एंड ऑल कोविड के इस पूरे एपिसोड ने। मणिपुर में असिमेट्रिक फेडरलिज्म है, दिस इज ऑर्थोडॉक्सी, कंटेंटमेंट इन केओस, विमेन टेनिस टू अनप्रेडिक्टेबल, बट चैंपियंस यहाँ आ रहे हैं, एक्सीलेंट, दे आर डूइंग सो गुड। सो दिस इज टू स्टोरीज इन द सिंगल्स गेम। टेनिस में पहले ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ही लोगों ने इतना ज़्यादा डोमिनेट किया है। जो मेन टेनिस है ना, इसमें भी पहले भी नए नए चैंपियंस आते थे। वो तो जब से ये रॉजर फेडरर, नडाल और बाद में जोकोविक, इन तीनों ने इतना डोमिनेट किया है कि किसी दूसरे प्लेयर को चांस ही नहीं मिला कोई भी ग्रैंड स्लैम जीतने का। रेयरली कोई दूसरा प्लेयर जीता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इरा रहा है ये। देन दिस इज 6 चाइनीज, अब ये एक बहुत बड़ा संकट है। 6 चाइनीज ग्रेनेड्स रिकवर्ड इन श्रीनगर, they were handed over to the police. This is a cause of worry. Huge turnout at policemen's funeral. This is also one thing. It tells कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो कितनी चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में, चैलेंजिंग सिचुएशन में अपनी ड्यूटी डिलीवर करते हैं। ये बात है यहाँ पर ऑफिसर ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। सो दिस इज वन थिंग वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कितने हार्डशिप से, कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन में दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेफ गार्ड एवरीबडी। और इसका जो इम्पैक्ट है, इस इम्पैक्ट को करने के लिए, कम करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस, सोसाइटी, एवरीबडी नीड्स टू
वर्क ऑन दिस। ये जो चीज़ है, दिस शुड नॉट रिपीट। ह्यूज टर्न आउट एट पुलिसमैन्स फ्यूनरल। हम लोग अक्सर पुलिस और जो सिक्योरिटी पर्सनल है ना, इनकी लाइफ को बहुत सीरियसली लेते नहीं है। जनरल मास एटीट्यूड ऐसा हो जाता है। नो, यहाँ इनकी भी लाइफ होती है, इनकी भी फैमिली होती है। दे आर सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग टू डिफेंड अवर पीपल, अवर कंट्री। सो वी नीड टू प्रोवाइड देम ड्यू रेस्पेक्ट। और इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, पॉलिसी मेकिंग, एवरीथिंग, इसमें भी एक वेल ओवरहॉल होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। दिस इज बूस्टर शॉट्स नॉट रिक्वायर्ड नाउ। COVID fatigue, past clinical trials, compassionate in issuing COVID death certificate, Supreme Court ने कहा extraordinary time है, be compassionate. Then this is Siachen. A time of disabled person creates history by scaling the world's highest battlefield. तो ये आज ज्योग्राफी देखते हैं सियाचिन की। सियाचिन का है, जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये लद्दाख एरिया है, ये अक्साई चीन है, कंट्रोल बाय चाइना है। ये यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर। ये गिलगित बाल्टिस्तान है, कंट्रोल बाय पाकिस्तान है। दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये कश्मीर और ये जम्मू है। तो ये जो जोन है ना, इसको बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, इसको हाईएस्ट एल्टीट्यूड का बैटलफील्ड बोला जाता है। और स्ट्रैटेजिकली ये बैटलफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पैक भी है, और प्लस यहाँ चाइना एंड पाकिस्तान का कोल्यूजन भी हो रहा है। सो दैट इज़ वाई यहाँ फोर्सेस रखना इम्पॉर्टेंट है। अभी जो इवेंट है वो ये है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने ट्रैक किया एंड हाईएस्ट बैटलफील्ड में दे रीच्ड ओवर देयर। सो दिस इज सियाचिन। सियाचिन का जो बैटल हुआ था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन वॉट। ऑपरेशन वॉट, सियाचिन बैटल। अब यहाँ जो हम अभी देखते हैं टॉपिक, सिक्योरिटी नहीं, यहाँ हम देखते हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड। ये जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं? मेल्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइजिंग। और इससे जो रिवर है नीचे और ओवरऑल प्रोफाइल है उसमें इम्पैक्ट आ रहा है। Bring out the relationship between the shrinking Himalayan glaciers and the symptoms of climate change in the Indian subcontinent। बड़ा अच्छा सवाल है ये। 2014 GS1 का है, 2014 GS1। तो रिलेशन क्या है हिमालयन ग्लेशियर्स श्रिंकिंग और सिम्टम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब ये GS1 का सवाल है। तो GS1 में जैसे सियाचिन ही आया, तो सियाचिन अगर सिक्योरिटी GS3 में आता वगैरह आता तो हम सिक्योरिटी एंगल ज़्यादा लिखते। IR होता तो IR ज़्यादा लिखते। बट ये GS1 में आया है। GS1 मतलब ज्योग्राफी पे आया है। तो यहाँ ज्योग्राफी लिखनी है, इंग्लिश नहीं लिखनी है। राइट, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के टर्म्स यूज़ करो, टर्मिनोलॉजीज यूज़ करो, डायग्राम्स बनाओ, एक्सप्लेन ज्योग्राफी इस एरिया में। श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर, पेरेनियल रिवर्स क्या होती है, एटसेट्रा, और चेंज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। सेंटर इंडस्ट्री ट्रस्ट क्रिटिकल है ड्यूरिंग पैंडमिक। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि म्यूचुअल ट्रस्ट ज़रूरी है पैंडमिक में, गवर्नमेंट का भी और दिस प्राइवेट सेक्टर का भी। वैक्सीनेशन रैंप अप करे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करे। NCLT कांट अलाउ ट्वीक्स इन सक्सेसफुल रिजोल्यूशन प्लान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जुडिशियल डिले हो रहे हैं उसके कारण ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड फेल नहीं होना चाहिए, कोर्ट ने वार्न किया। जेट एयरवेज बंद हो गया था, लोकल फ्लाइट्स रिज्यूम होगी Q1 में। कोटेक इन्वेस्ट कर रहा है TVS सप्लाई चेन में। न्यू डेडलाइन फॉर कोविड पॉलिसी, IRDAI ने कहा। ये जो EV किट बिजनेस है ये अब नेक्स्ट सनराइज सेक्टर दिख रहा है। जैसे ओला भी अब इसमें आ रहा है। ओला किस में आ रहा है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में आ रहा है। इसके कुछ स्कूटर्स लॉन्च हुए। काइनेटिक फोरेज इनटू EV किट बिजनेस, बैटरीज, रिचार्ज स्टेशन, ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनने वाला है आने वाले टाइम पे। ये टैरिफ है वोडाफोन आइडिया का। तालिबान ब्रेकिंग प्रोमिसेस, UN ऑफिशियल ने कहा। अफगानिस्तान इज इन अ perilous phase. There are credible allegation of reprisal killing, says this Michael of UN official। वर्ल्ड को यहाँ इस मैटर को भी बहुत सीरियसली देखने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज कुड कॉस्ट 216 मिलियन टू माइग्रेट। अब सी, जैसे हम देख रहे हैं फ्लड्स बड़े कॉमन हो रहे हैं। जैसे ये कहाँ का सिचुएशन है? ये मौरी गांव का है, असम में। पानी भर रहा है, कोस्टल एरिया, जकार्ता कैपिटल डूब रही है। तो इससे क्या होगा? माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन होगा, जैसे रिफ्यूजी अभी अफगानिस्तान के देखे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बट दिस इज पॉलिटिकल। ये जो माइग्रेशन होगा ये नेचुरल होगा और ह्यूज स्केल में होगा, इस बात की वार्निंग है। तो ये रिपोर्ट है, ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट है, पब्लिश हुई मंडे को। और इसने बताया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
और वाटर स्कार्सिटी है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, राइजिंग सी लेवल है। तो इससे 2050 तक मिलियंस एंड मिलियंस पीपल को अपने होमलैंड को छोड़ के माइग्रेट करना पड़ेगा और उससे और क्राइसिस डेवलप होगा। जो सब सहारन अफ्रीकन रीजन है ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है बिकॉज सहारा डेजर्टिफिकेशन है, कोस्टलाइन फ्रेजाइल है, पॉपुलेशन यहाँ की एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है। एग्रीकल्चर फ्लॉप होगा तो पॉपुलेशन अंडर स्ट्रेस आ जाएगी। साउथ एशिया में भी बांग्लादेश पर्टिकुलरली अफेक्ट होता है फ्लड और क्रॉप फेलियर से। तो यहाँ भी बहुत सारे माइग्रेंट्स आने वाले हैं, बनेंगे, यहाँ पे नए माइग्रेंट्स बनेंगे। तो वर्ड केस सिनेरियो, वर्स्ट केस के लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड एंड फॉर दैट वी नीड renewables. We need to take this IPCC report very very seriously. Flooding, crop failures. इसराइली की फर्म है, उसने आर्म्ड रोबोट निकाला टू पेट्रोल बॉर्डर। ये देखिए PAT है, दिस इज नॉट ई, पेट्रोल बॉर्डर्स, मतलब जो बॉर्डर्स है वहाँ पे पेट्रोलिंग जांच होगा बाय दीज रोबोट्स। तो रोबोटिक वॉरफेयर भी एक चीज़ है। फोर्स में आई कीप ऑन टेलिंग कि जो आर्म्ड फोर्सेस है इसका नेचर चेंज हो रहा है, नेचर चेंज हो रहा है। पहले पायलट्स जाते थे, अब UAV को भेज देते हैं अपन, तो इससे ह्यूमन लाइफ रिस्क नहीं हो रही है। प्लस UAV में बिकॉज UAV बनाना इजी होता है क्योंकि यहाँ ह्यूमन लाइफ को कंसिडर नहीं करना है। पैरामीटर्स वगैरह है कि टेम्परेचर 70 तक चला जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। बट फाइटर प्लेन में 70 हम नहीं ला सकते बिकॉज वहाँ पे ह्यूमन बीइंग बैठा है। तो UAV डिज़ाइन करना, ऑपरेट करना रिलेटिवली ईजी होता है और यहाँ पे ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व नहीं होती। तो सेम इजराइल इज डूइंग लाइक दीज यूज ऑफ दीज मशीन्स, टेक्नोलॉजी फॉर दिस बॉर्डर पेट्रोलिंग। बट इसमें एक चीज़ हम इग्नोर कर देते हैं कि मशीन इज ऑलवेज अ मशीन, ह्यूमन इज ऑलवेज अ ह्यूमन। तो ह्यूमन का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ह्यूमन का कॉन्शियस है, वो ऑल्टरनेट नहीं है, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बाकी मिसाइल्स और ड्रोन से जो अटैक होते हैं तो इनमें कई बार गलत चीज़ भी होती है। हम जो इनोसेंट है उनका लाइफ उन पे अटैक हो जाता है, और वही अगर वहाँ पे ह्यूमन बीइंग होता तो वो जजमेंट करेक्ट ले पाता उस ऑन ऑन ग्राउंड सिचुएशन का। तो ये जो पेट्रोल हो रहा है बॉर्डर का, फाइटिंग मशीन्स हैं, दिस इज गुड बट दिस इज अगेन रोबोट्स मेक करेंगे लाइफ और डेथ डिसीजन विच इज स्कैरी। वैसे भी मैट्रिक्स फिल्म का भी ट्रेलर भी रिलीज हो गया है, मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स। देन दिस इज अबाउट जोकोविक, ग्रैंड स्लैम ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। और ये है द स्पोर्ट्स। अब ये इंडियन एक्सप्रेस है, नए चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के। नो बीटिंग अराउंड द बुश, इसका मतलब क्या होता है बीटिंग अराउंड द बुश? कई बार जवाब बनता नहीं है आंसर राइटिंग में तो हम बीटिंग अराउंड द बुश करने लग जाते हैं। व्हाट डज दिस मीन, बीटिंग अराउंड द बुश? देन दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। आज है हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को इंडिया वॉज अडेप्टेड एज वन ऑफ द, हिंदी वॉज अडेप्टेड एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। तो हिंदी भाषा को हम सेलिब्रेट करते हैं। हिंदी बड़ी अच्छी भाषा है। इंग्लिश में तो हम बोलते कुछ हैं, प्रोनाउंस कुछ और होता है, मतलब बड़ा डिफिकल्टी है। हिंदी, इंग्लिश इज़ अ वेरी वियर्ड लैंग्वेज, पर जो हिंदी है ना, हिंदी इज़ वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज। यहाँ हम जो लिखते हैं ना वही पढ़ते हैं, लिखते हैं वही पढ़ते हैं। इसका जो वर्तनी है, लेख है वगैरह, दिस इज़ वेरी वेरी साइंटिफिक। अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, एवरीथिंग इज़ वेरी साइंटिफिक। तो हिंदी को यहाँ पे हार्दिक शुभकामनाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा आज पूरा विश्व हिंदी भाषा की शक्ति को पहचान रहा है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है। सी, भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है। भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। हमारी भावनाओं को जब शब्द देह मिलता है तो हमारी भावनाएं चिरंजीव बन जाती है, और इसलिए भाषा उस शब्द देह का आधार होती है। उन शब्द विश्व को जितनी हम आराधना करें उतनी कम है। तो लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम। अक्सर स्टूडेंट्स को ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि इंग्लिश नहीं आती तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर नोन बाय योर वर्क। क्या बोल रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय किस भाषा में बोल रहे हो। हम अभी ओलंपियन नीरज चोपड़ा के भी इंटरव्यूज देखे, वो कितना कॉन्फिडेंटली बोलता है कि आप हिंदी में पूछो मैं हिंदी में जवाब दूंगा। उसका गेम इस लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है। सिमिलरली आपका जो परफॉर्मेंस वर्क वगैरह है वो लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, हेल्प होता है, बट ये एक बैरियर नहीं बन जाना चाहिए, साइकोलॉजिकल बैरियर कि इंग्लिश नहीं आती तो हम एग्जाम लिख ही नहीं पाएंगे। ओके, तो ये बैरियर नहीं लाना है, मन में ये बैरियर नहीं लाना है।
देन दिस इज इंडिया एट 2020 ओलंपिक पैरालंपिक्स, ये आगे है। बिफोर दैट दिस इज बायोडिकम्पोजर, आर्मर सूट्स मिलेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ को भी, इनको भी सेफ्टी सिक्योरिटी ज़रूरी है। रिफ्यूजी अफगान women ट्राई टू गेट बैक ऑन देयर फीट ट्राइंग टू फाइंड वर्क एंड वर्किंग हार्ड, एक्सेलेंट। सम हर्डल्स भी हैं। देन दिस इज 450 गीगावाट एनर्जी बना रहे हैं। अफगानिस्तान ऑन एजेंडा, जयशंकर साहब सेट टू विजिट ताजिकिस्तान। ये जब से पंजशीर वैली में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हुआ है और आईएसआई जो पाकिस्तान की है वो शॉट्स ले रही है तालिबान के सारे डिसीजंस में, तब से वर्ल्ड बहुत अलार्म्ड हो रहा है। पहले ईरान को लगा कि यूएस जो विड्रॉवल हो रहा है उससे काफ़ी बेनिफिट होगा, कि राजा मंडाला साहब ने भी कहा है। बट अब ईरान भी बहुत ज़्यादा अलार्म्ड है कि ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ये बड़ी कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है और ईरान को भी उसके रिपरकशंस होंगे। सिमिलर इज विद दिस ताजिकिस्तान, बिकॉज हमने अफगानिस्तान में पढ़ा था, अफगानिस्तान में एथनिसिटी बहुत है, तो पंजशीर में वैसे भी ज़्यादातर ताजिक लोग थे, तो ताजिकिस्तान से उनका क्लोज कनेक्शन है। तो अभी यहाँ पे विजिट है, लेट अस सी क्या होता है। देन पॉलिटिकल बाइनरीज, गवर्नमेंट एडिबल ऑयल प्राइसेस कम करने की कोशिश कर रही है। स्टेप बैक प्लीज, दिस इज फ्लैटनिंग द हिल्स, अरावली इज डाइंग। देन यहाँ ये बात है, डोंट बैंक ऑन शंघाई ग्रुप, ये जो डुओ बन रहा है ना चाइना का और पाकिस्तान का, और तालिबान में इन्होंने पपेट गवर्नमेंट बैठाएंगे, तो ये एक बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है, बिग कॉज ऑफ कंसर्न है। मॉस्को, बीजिंग, सी तेहरान वाज हैप्पी टू सी द अमेरिकन्स लीव इन ह्यूमिलिएशन, बिकॉज ईरान को भी अमेरिकन पसंद नहीं है, तो ईरान वाज हैप्पी और पॉजिटिव भी था एंगेजमेंट विद तालिबान, बट those hopes may have been suspended for now if not discarded। ईरान भी अब बहुत अलार्म्ड फील कर रहा है, ईरान, ताजिकिस्तान, रशिया एटसेट्रा। देन दिस इज टेलकोज प्लेयर ओला, और वर्ल्ड न्यूज़ में है नॉर्थ कोरिया, एक अलग ही कंट्री है, ये टेस्ट फायर कर रहा है न्यू लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। अभी नॉर्थ कोरिया में वैक्सीनेशन, जो ग्लोबल अलायंस है, वैक्सीनेशन देने की बात किया तो इन्होंने वैक्सीनेशन लेने से मना कर दिया। रीज़न क्या बताया कि नॉर्थ कोरिया में कोविड है ही नहीं, कोई केसेस नहीं है, सो वी डोंट नीड वैक्सीनेशन, सो दिस इज एंटायरली डिफरेंट कंट्री। देन डोनर्स प्लेज अफगानिस्तान, पेंटागन रिलायंस ऑन कॉन्ट्रैक्टर। अब सी आर्मी कॉन्ट्रैक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है, तो जो हम बोलते हैं ना $3 ट्रिलियन, ये $14 ट्रिलियन जो स्पेंड हुए 9/11, ज़्यादातर पैसा तो यूएस इकोनॉमी में ही सर्कुलेट हुआ है। सो यूएस हारा नहीं है ये वॉर, इनफैक्ट यूएसए ने बहुत पैसे बनाए हैं इस अफगान वॉर में। अगर कोई हारा है इस पूरे अफगान एपिसोड में ना, तो वो अफगानी ही हारे हैं, यूएसए का, वर्ल्ड का कोई लॉस नहीं हुआ है। देन दिस इज नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया, एक्सीलेंट एथलीट्स ऑफ इंडिया। कितने अच्छे से इन्होंने सारे सवाल भी हैंडल किए हैं, दीज ऑल थिंग्स वेरी मच रिक्वायर्ड। देन इसका मैं बोल रहा था कि एक थोड़े दिनों में कंपाइलेशन आएगा जिसमें हम पैरालंपिक्स के सारे विनर्स को एक साथ ही देख लेंगे जिन्होंने मेडल जीता। जैसे गोल्ड जीता अवनी ने, गोल्ड सुमित ने जीता, फिर मनीष ने जीता गोल्ड, ये इनका शूटिंग, एथलेटिक्स, शूटिंग, जेवलिन वगैरह दिया है, ये पूरा मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। बस इसी को एक बार पढ़ लेना है ताकि हमें एग्जाम टाइम पे तुरंत पता चल जाएगा किसने मेडल जीता, किस इवेंट में जीता। ओके, प्रमोद ने जीता बैडमिंटन, कृष्णा ने बैडमिंटन, भाविना ने टेबल टेनिस, निषाद एथलेटिक्स, योगेश एथलेटिक्स है, डिस्कस, देवेंद्र जेवलिन है। ओके, इसको एक बार आप देख लेना पूरा, प्रवीण एंड ऑल। तो ऐसे करके हमने 19 मेडल जीते हैं, टोटल 19 मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर है, 6 ब्रोंज है। ओके, और कंट्री चाइना ने टॉप किया, सेकंड ब्रिटेन, थर्ड यूएसए। तो ये था पैरालंपिक्स मेडल काउंट टोक्यो 2020। ओके, तो जो ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स भी और ओलंपिक्स भी, जितने भी मेडल विनर्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए। अब हम क्विकली देखते हैं दिस ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनो होता क्या है, एक्चुअली क्या है, अर्थ के अंदर हमने लेयर्स पढ़ी है, अर्थ के इनसाइड जाते हैं तो वहाँ पे मैग्मा वगैरह मिलता है। प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा है, तो प्लेट्स का सबडक्शन होता है। जैसे ये ओशियन प्लेट है, ओशियन प्लेट हैवी होगी, कॉन्टिनेंट प्लेट लाइटर होगी, तो ओशियन प्लेट का सबडक्शन ऐसे अंदर घुस जाएगी, कॉन्टिनेंट प्लेट ऊपर रहेगी, तो दिस इज कॉल्ड प्लेट सबडक्शन, ये सबडक्शन जोन है। अब प्लेट जब अंदर जाएगी, जो प्राइमरली ऐसे कन्वेयर बेल्ट की तरह घूम रही है, यहाँ सबडक्शन हुआ, फिर ऐसे मूव करके वो लावा इधर कहीं आएगा, फिर मिड ओशियनिक रिज में फिर प्लेट फॉर्मेशन होगा, फिर प्लेट सबडक्शन होगा, ऐसे करके
डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन हो रहा है। हम बात कर रहे हैं जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो प्लेट ऐसे आई, प्लेट नीचे जाएगी, पिघलेगा वो और बनेगा मैग्मा। तो मैग्मा क्या होता है? पिघली हुई अर्थ को मैग्मा बोलते हैं। अब ये मैग्मा पिघल गया है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, ये अब ऊपर राइज करेगा। राइज जहाँ से करता है तो वहाँ पे बनता है वॉल्केनोज। तो ये कंडुइट है, वेंट है, ऐसे करके ये मैग्मा बाहर निकलेगा। मैग्मा एक बार बाहर हो जाता है तो उसको बोलते हैं लावा। अंदर है तो मैग्मा, बाहर है तो लावा। लावा अलग अलग फ्लो करेगा, लैंडफॉर्म्स बनाएगा। अगर ये मैग्मा अंदर ही कोई लैंडफॉर्म बनाने लग गया तो उसको एंडो प्लूटोनिक रॉक्स वगैरह बनेगी, जैसे सॉसर टाइप शेप वगैरह जो बनाते हैं वो बनेगा एंडो अंदर। और एक्सो मतलब बाहर की तरफ ये ऐसे लैंडफॉर्म्स बनेगा। तो ये इस टाइप का बनता है, ये लावा फॉर्मेशन होता है और ये बाहर ऐसे वॉल्केनो की तरह निकलता है। तो इधर वॉल्केनिक बॉम्ब होते हैं, क्रेटर बनता है, ऐसे लावा फ्लो होता है, पायरो मतलब हीट क्लास्टिक फ्लो होता है। तो दिस इज बेसिक मैकेनिज्म ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनो इरप्शन होता है। अब यहाँ पे एसिड वैसिड भी होगा, ऐश फॉल होगा, एसिड रेन होगा। तो ये सब जो है दिस इज कॉल्ड वॉल्केनो। ऐश फॉल, एसिड रेन, फिर सनलाइट को भी ये ब्लॉक कर देगा बहुत टाइम तक। तो ये सब नेचुरल चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ दीज इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन। अब इसके भी टाइप्स हो सकते हैं। डोरमेंट है मतलब बहुत टाइम तक वो वॉल्केनो इमिशन हुआ ही नहीं, सो रहा है वो। डोरमेंट वॉल्केनो वो वॉल्केनो है जो इरप्ट नहीं हुआ है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इंडिया का डोरमेंट वॉल्केनो कौन है बताइए? एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो मतलब ये अभी लावा उगल रहा है, एक्टिव वॉल्केनो से इरप्ट हो रहा है। तो प्रेजेंटली इरप्टिंग है और कंसिडर्ड लाइकली टू इरप्ट इन फ्यूचर। तो मतलब ये एक्टिव है, सो नहीं रहा है। कॉम्पोजिट सबसे कॉमन होता है वॉल्केनो। इसमें क्या होता है? थोड़ा इरप्ट हुआ, स्टीप कोन्ड ऐसे करके सेटल हुआ, एक्सप्लोसिवली इमिट गैश, ऐश, प्यूमिस, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टिफ स्लाइस, ये सब चीजें इमिट कर रहा है वो। इरप्शन अकॉम्पेंड बाय लहर होता है, जो ये लावा निकल रहा है इसमें मिट्टी विट्टी मिलेगी, ऐसे करके फ्लो होगा। तो ये कंपोजिट लेयर फिर लेयर फिर लेयर ऐसे करके ये कंपोजिट वॉल्केनो बनता है। इसका शेप ऐसा होता है। मोस्ट वॉल्केनोज ऑन अर्थ आर ऑन दिस टाइप। प्रीलिम्स में सवाल ये आया है कि इंडिया का डोरमेंट वॉल्केनो कौन है, इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो कौन से है। तो टेल दिस आंसर। ये सवाल है, बड़ा इजी था। HCF निकाल लो, इन दोनों का 41 आ गया। मतलब जो टाइल साइज है वो 41 का रखना पड़ेगा ताकि वो एग्जैक्ट फिट हो। एरिया ऑफ वन टाइल इतना हो गया, टोटल एरिया ये था, अपॉन ऑफ वन टाइल का एरिया डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। एरिया इतना दिया हुआ है, हेक्टेयर है तो उसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10,000। फिर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो आर इज इक्वल टू 210, पाई मतलब 22/7। सरकमफरेंस क्या होता है? सरकमफरेंस आ गया। अब 2 पाई आर स्क्वायर से दिस इज 1320। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगी 5808। 1320 इंटू पर मीटर जो कॉस्ट है 4.40, उसको आप यहाँ पे लगा दोगे। ओके, तो दिस इज दिस। अब ये बात है, बेस दिया हुआ है, पाइथागोरस लगाइए तो ये हो जाएगा 5 बेस इंटू हाइट, दैट इज एरिया। Average of 5 consecutive odd number 61 है. What is the difference between highest and lowest number? Tell. The mean of 50 observation 56 है. Mean average एक ही चीज है. It was found later that an observation 48 wrongly taken is 23. तो corrected new mean क्या होगा? इस एक डेटा को चेंज कर दो, you will get the answer. Very easy. 10 years ago, ये अच्छा सवाल है. The average age of a family of 4 member was 24 years. 2 children have been born with age difference of 2 years. The present average age of the family is the same, but अभी भी उतनी ही है. So the present age of the youngest child कितना होगा? Tell. It's a very good question. इसमें age भी आ गया और average भी आ गया. Answer. So these are CSET questions, solutions. ये volcanic eruptions हैं. Dormant, active, composite, volcano. एक बार इसको पूरा लिस्ट देखिएगा. विश्व हिंदी दिवस. ओके, देन ट्राई टू आंसर हिमालयन ग्लेशियर्स, ज्योग्राफी लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है रिन्यूएबल एनर्जी एनवायरनमेंट। तो यहाँ GS3 ज्यादा आएगा। सो दिस इज 14th of September 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be